बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद नाजिम। आज हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 की तरफ आए हुए हैं, जिसमें हम लेक्चर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पैरेलल वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए हमने अननोन वैल्यूज़ कैसे फाइंड करनी है, डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड करने हैं, जब हमें 3 एंगल दिए गए हों तो उन्हें कैसे वेरीफाई करना है कि ये डायरेक्शन एंगल्स बनाते हैं। एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 है, फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 4 एंड इज पैरेलल टू 2i माइनस 3j प्लस 6k। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मेमोराइज करना, क्योंकि इससे मिलती जुलती एक स्टेटमेंट इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 में इस्तेमाल की जाएगी। तो वहाँ पे एक फ़र्क है छोटा सा, उसको हमने गौर से देखना है। मुझे इस वर्ड को अंडरलाइन करना अच्छा लग रहा है क्योंकि इसी एक वर्ड का थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि क्वेश्चन नंबर 10 में इस्तेमाल होगा। मैंने u एक वेक्टर है जिसको फाइंड करना है जो पूछा गया हमें इस क्वेश्चन में, और उसी वेक्टर की हमें मैग्नीट्यूड भी बताई गई है। लेट u बी अ रिक्वायर्ड वेक्टर एंड u मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4, और ये वेक्टर इस 2i माइनस 3j प्लस 6k के पैरेलल है। तो मैं अपनी तरफ से इस वेक्टर को नेम v दे देता हूँ। हमें ये बात बताई गई है कि u और v दोनों पैरेलल वेक्टर हैं। अगर u और v दोनों पैरेलल वेक्टर हैं तो इनके यूनिट वेक्टर्स आपस में बराबर होंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर तो ये है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मुझे यहाँ से वेक्टर u चाहिए तो इसके डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ है राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस इक्वेशन नंबर 1 की तरफ हमने आना है। इस इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करने से पहले मेरे पास एक चीज़ है जो अननोन है, वो है वेक्टर मैग्नीट्यूड। v वेक्टर की मैग्नीट्यूड पहले फाइंड करेंगे, और वेक्टर मैग्नीट्यूड निकालने का तरीकाकार ये है कि i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट। 4 प्लस 9 13 देता है, 13 प्लस 36 करते हैं 49 स्क्वायर रूट, जो कि 7 के बराबर आता है। हमने ये तमाम वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। तो वेक्टर दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 2i माइनस 3j प्लस 6k ओवर 7। ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो देता है 8 ओवर 7i। ये 7 दोनों हर एक टर्म के नीचे अलग-अलग डिवाइड हो जाएगा, देगा 8 ओवर 7i माइनस 12 ओवर 7j प्लस 24 ओवर 7k। दैट इज माई रिक्वायर्ड वेक्टर। फिर इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। उसमें हमें कहा गया है कि हमने एक वेक्टर फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड 2 के बराबर है। फिर वही बात, हमने इस वर्ड को और से देखना है क्योंकि इसी में थोड़ा सा चेंज करके हम क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचेंगे। और ये जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो इस माइनस आई प्लस जे प्लस के पैरेलल है। तो फिर अगर ये पैरेलल है तो मैं लेट करता हूँ ये वेक्टर v के बराबर है। लेट u बी अ रिक्वायर्ड वेक्टर और उसकी मैग्नीट्यूड 2 के बराबर है, और v ये वेक्टर दिया गया है। सिंस u एंड v आर पैरेलल वेक्टर तो दोनों के यूनिट वेक्टर आपस में बराबर होंगे। u यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड v यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये u मैग्नीट्यूड इधर आके डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 की तरफ हम वापस आएंगे। इक्वेशन नंबर 1 में सिर्फ एक ही चीज़ अननोन है राइट हैंड साइड पे, वो है v वेक्टर की मैग्नीट्यूड। और v वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास आंसर स्क्वायर रूट 3 देगा। ये वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। 2 नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और स्क्वायर रूट 3 हर एक टर्म के नीचे अलग-अलग डिवाइड होगा, तो देगा माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 3i प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट 3j प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट 3k। दैट इज माई रिक्वायर्ड वेक्टर। फिर हम आते हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें कहा गया कि आपके पास u, v और w तीन वेक्टर्स हैं और इस w में एक अननोन z मौजूद है। हमने इस z की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें इंफॉर्मेशन ये दी गई है कि u, v और w जो है ये ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर u, v और w ट्राइंगल की साइड को रिप्रेजेंट करते हैं देन बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन u प्लस v इज इक्वल टू w। u और v की वैल्यूज पुट करेंगे और w की वैल्यू पुट करेंगे। 2i माइनस i देता है, 3j प्लस 3j 6j देता है, और 4k माइनस k 3k देता है। दैट इज इक्वल टू i प्लस 6j प्लस zk। दो वेक्टर्स के दरमियान इक्वलिटी का सिंबल है, तो इट मीन्स कि दोनों वेक्टर्स आपस में बराबर हैं। यहाँ पे i का कोएफिशिएंट 1 है, राइट हैंड साइड पे भी i का कोएफिशिएंट 1 है, लेफ्ट हैंड साइड पे j का कोएफिशिएंट 6 है और राइट हैंड साइड पे भी j का कोएफिशिएंट 6 है, और लेफ्ट हैंड साइड पे k का कोएफिशिएंट 3 और राइट हैंड साइड पे k का कोएफिशिएंट z है। तो मेरे पास जो z की रिक्वायर्ड वैल्यू है जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो z की वैल्यू मेरे पास 3 के बराबर आती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे 4 वेक्टर्स की वैल्यू दी गई, यानी OA दिया गया, OB दिया गया, OC दिया गया और OD दिया गया है।
तो मुझे प्रूव करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल वेक्टर्स हैं। सबसे पहले मैंने ए बी कंस्ट्रक्ट करना है और फिर सी डी कंस्ट्रक्ट करना है। ए बी और सी डी को अगर हमने पैरेलल प्रूव करना है तो फिर हमें ये साबित करना होगा कि ए बी इज द स्केलर, ए बी कैन बी रिटन एज द स्केलर मल्टीपल ऑफ सी डी, या फिर इसका दूसरा तरीकाकार ये है कि वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें और आंसर उसका 0 के बराबर अगर आ जाता है तो फिर यहाँ से ये साबित हो जाएगा कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। तो जब ए बी निकालते हैं तो बाय डेफिनेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर ए बी एक्चुअली बराबर है ओ बी माइनस ओ ए के। ओ बी की वैल्यू पुट करेंगे, ओ ए की वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो देगा आई प्लस जे माइनस 2i प्लस जे माइनस के, आई माइनस 2i तो माइनस आई देता है, आई जे प्लस जे प्लस 2j और ये माइनस की मेरे पास ए बी की वैल्यू है। फिर हम मूव करते हैं सी डी की तरफ, तो सी डी देगा बाय डेफिनेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर ओ डी माइनस ओ सी। ओ डी की वैल्यू पुट करेंगे, ओ सी की वैल्यू पुट करेंगे, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे तो मेरे पास माइनस आई माइनस 2i माइनस 3i देता है, माइनस 2j और माइनस 4j माइनस 6j देता है और प्लस 3k, ये k है और आगे प्लस 2k तो ये 3k देता है। यहाँ से हम नेगेटिव कॉमन लेते हैं, यहाँ से हम एक नंबर कॉमन लेते हैं तो बाकी जो चीज़ हमारे पास बचती है, अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन लूँ तो बाकी जो मेरे पास जो चीज़ बचती है वो देता है माइनस आई माइनस प्लस 6 माइनस 3k माइनस के देता है। जब मैं इसमें से सिर्फ 3 कॉमन निकालूँ तो ये देता है माइनस आई माइनस 2j और प्लस के देता है मुझे यहाँ पे। तो बाकी यहाँ पे जो चीज़ बच जाती है वो हमारे पास ए बी के बराबर है। तो यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा है कि यहाँ पे माइनस 3 जो है ये स्केलर मल्टीपल है, ये स्केलर नंबर है। तो स्केलर सी डी कैन बी रिटन एज स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बी। तो बाय डेफिनेशन इट इज़ क्लियर दैट सी डी इज पैरेलल टू ए बी। इसका सेकंड मेथड है, अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो सेकंड मेथड में ये है कि आपके पास ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी की वैल्यू गिवन है। आपने ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूव करना है तो पहले आप ए बी निकालें, फिर आप सी डी निकालें। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने निकाले हुए हैं। तो ए बी और सी डी का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। आई जे के हम ऊपर लिख लेंगे, ए बी के वेक्टर में आता है पहले इसके क्वेश्चन में आई का क्वेश्चन 1 है, जे का क्वेश्चन 2 है और के का क्वेश्चन -1 है। ये वैल्यूज हम पुट करेंगे, फिर जे का क्वेश्चन पुट करेंगे -3 -6 एंड 3। तो ए बी क्रॉस सी डी दैट इज इक्वल टू, हम इसके जब इसको एक्सपेंड करते हैं बाय रो 1 तो मेरे पास ये रिजल्ट आता है और यहाँ पे ये आता है 0i माइनस प्लस 0j प्लस 0k। तो ए बी और सी डी का क्रॉस प्रोडक्ट मेरे पास 0 के बराबर आ रहा है। अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए तो वो दोनों वेक्टर आपके पास पैरेलल होते हैं। तो हैंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। ये जो बात मैंने अभी इस्तेमाल की है यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर ए और बी पैरेलल है तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो थीटा इस केस में 0 होगा तो साइन 0 0 के बराबर होता है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। ये कब होगा? जब थीटा 0 होगा, और जब थीटा 0 होता है तो वेक्टर पैरेलल होते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ए पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 10 के ए पार्ट में हमें बताया गया फाइंड टू वेक्टर्स। मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था जो कि क्वेश्चन नंबर 7 में हम कर रहे थे। उसमें कहा गया था फाइंड अ वेक्टर, यहाँ पे फाइंड टू वेक्टर्स। जब फाइंड टू वेक्टर्स की बात की गई है तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन में एक जगह पे चेंज आएगा। तो ऑब्जर्व करेंगे वो चेंज कहाँ पे आएगा। whose magnitude is 2 and parallel to this vector. तो let u be a required vector and its magnitude is equal to 2 and that is parallel to v. अगर दोनों वेक्टर u और v पैरेलल हैं तो उनके यूनिट वेक्टर आपस में बराबर होंगे। चेंज जो यहाँ पे आएगा जब इसने टू वेक्टर्स की बात की है, हमने ये पढ़ रखा है कि अगर वेक्टर u और वेक्टर v पैरेलल है तो u वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ v वेक्टर। हेयर C जो है C पे दो कंडीशन लगती हैं। C या तो पॉजिटिव होगा और या C फिर नेगेटिव होगा। अगर C आपका पॉजिटिव है तो U और V की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी, और अगर C नेगेटिव है तो U और V की डायरेक्शन अपोजिट होगी। लेकिन मैथमेटिक्स के टर्म में हम दोनों को इस केस में भी U और V को पैरेलल ही कंसीडर करेंगे। तो इसी केस में मेरे पास एक वक्त में C की वैल्यू पॉजिटिव होगी और दूसरे वक्त में C की वैल्यू नेगेटिव होगी, तब जाके हम ये दो वेक्टर्स हासिल कर पाएंगे। अब आप वेक्टर V की मैग्नीट्यूड निकालें और इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, और 2 को आप पहले पॉजिटिव लें तो 2 डिवाइडेड बाई 6 करें तो ये देता है 3 देता है, और 3 को इन टर्म्स के नीचे इंडिविजुअली डिवाइड कर दें तो ये देता है 2/3i माइनस 4/3j प्लस 4/3k।
उसके बाद फिर आप इसी की नेगेटिव वैल्यू लें -2 मैग्नीट्यूड को और इसमें पुट करें तो आपके पास दूसरा वेक्टर भी आ जाता है। इसी क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने इसमें अननोन ए फाइंड करना है, जबकि वी वेक्टर और डब्ल्यू वेक्टर्स के बारे में ये कहा गया कि ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। अगर वी और डब्ल्यू पैरेलल वेक्टर्स हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास 0 के बराबर होगा। वेक्टर वी के कोएफिशिएंट्स हैं, इसको यहाँ पे वेक्टर डिटर्मिनेंट मेथड के जरिए हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो मेरे पास आ जाता है यहाँ पे 0i प्लस जे इंटू 12 प्लस 4a प्लस के इंटू 9 प्लस 3 है, दैट इज इक्वल टू 0। और 0 को लिख सकते हैं 0i प्लस 0j प्लस 0k। मुझे क्योंकि a की वैल्यू फाइंड करनी है तो a यहाँ पे k के कोएफिशिएंट में भी यूज हो रहा है और j के कोएफिशिएंट में भी यूज हो रहा है। क्योंकि दो वेक्टर्स के दरमियान इक्वलिटी का सिंबल है, इट मींस कि i का कोएफिशिएंट बराबर होगा लेफ्ट हैंड साइड के i के कोएफिशिएंट के, और राइट हैंड साइड का j का कोएफिशिएंट बराबर होगा लेफ्ट हैंड साइड के j के कोएफिशिएंट के, और राइट हैंड साइड का k का कोएफिशिएंट बराबर होगा लेफ्ट हैंड साइड के k के कोएफिशिएंट के। तो मैं यहाँ पे j के कोएफिशिएंट को कंपेयर करता हूँ, 12 प्लस 4a दैट इज इक्वल टू 0, 4a इज इक्वल टू -12 एंड a इज इक्वल टू -3। आपके पास ये रिक्वायर्ड वेक्टर है, रिक्वायर्ड आंसर है अननोन का। फिर हम थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा एक फर्क है क्वेश्चन नंबर 7 के स्टेटमेंट से और क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट ए से थोड़ा सा फर्क है। फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5। लेंथ और मैग्नीट्यूड एक ही चीज होती है इन दी अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे एक नया वर्ड है जिसने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आएगा, और इसी वर्ड को अगर हम इग्नोर कर गए तो हम अपनी गलत डायरेक्शन की तरफ चले जाएंगे और हमारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा और हमें 0 मार्क्स मिलेंगे। लेट u बी अ रिक्वायर्ड वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5। लेकिन जब इसने अपोजिट की बात की है तो प्रीवियस कंसेप्ट के मुताबिक जब हमने बात की थी u इज इक्वल टू cv, अगर c पॉजिटिव होगा तो u और v पैरेलल एक ही डायरेक्शन में होंगे, और अगर c नेगेटिव होगा तो u और v अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। जब यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन की बात की गई है तो यहाँ पे जो मेरा c है उसको मैं -5 कंसिडर करता हूँ, और मेरे पास वेक्टर v इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k है। u और v आपस में पैरेलल है, और बाय अगर ये पैरेलल है तो इनके यूनिट वेक्टर आपस में बराबर होंगे। यहाँ से वेक्टर u की वैल्यू निकालें और v की मैग्नीट्यूड फाइंड करके इस इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देते हैं। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो यहाँ पे c की जगह पे -5 पुट करते हैं और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर है जो कि v के अपोजिट है। फिर 10 के डी पार्ट में है, हमने 10 के बी पार्ट में था कि सिर्फ एक अननोन फाइंड करना है, अब इसमें 2 अननोन है जबकि ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं। पहले का नाम लेट कर लेते हैं u के बराबर है, v के बराबर है, दूसरे का नाम w के बराबर है। अगर ये v और w पैरेलल है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। बाय डिटरमिनेंट मेथड हम यहाँ इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं, यहाँ पे इक्वल टू 0 आता है और 0 को लिख सकते हैं 0i प्लस 0j प्लस 0k। दो वेक्टर्स के दरमियान इक्वलिटी का सिंबल है, इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड पे i का कोएफिशिएंट राइट हैंड साइड पे i के कोएफिशिएंट के बराबर है, यानी 2 - 4b इज इक्वल टू 0। यहाँ से b की वैल्यू आपके पास 1/2 आ जाती है। फिर j के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, यहाँ से आपके पास a की वैल्यू -3/2 के बराबर है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ जाते हैं। हमें एक वेक्टर v दिया गया 3i - j प्लस 2k। हमें कहा गया कि आप इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करें। डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इस वेक्टर v की मैग्नीट्यूड की जरूरत है। जब हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं तो फिर हम आते हैं फार्मूले की तरफ कि cos अल्फा जो है वो है i का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो मेरे पास i का कोएफिशिएंट 3 है और इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 14 है। फिर cos बीटा है j का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय वेक्टर मैग्नीट्यूड, और cos गामा है k का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय वेक्टर मैग्नीट्यूड। इसका सेकंड पार्ट भी एज इट इज, ये आप खुद करेंगे। मैं इसके नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। वो है मेरे पास कि मुझे 3 एंगल दिए गए और ये कहा गया प्रूव करें ये तीनों डायरेक्शन एंगल्स हैं। ये डायरेक्शन एंगल तब होंगे अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, अल्फा बीटा और गामा की जगह पे अल्फा की जगह पे 45, बीटा की जगह पे 45, गामा की जगह पे 60 पुट करें तो ये रहता है cos 45 1 ओवर स्क्वायर 2 इसके ऊपर स्क्वायर है, और ये cos 45 1 ओवर स्क्वायर 2 इसके ऊपर स्क्वायर, और cos 60 1 ओवर 2 होता है इसके ऊपर स्क्वायर देता है ये 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 4। इसका एलसीएम लेते हैं तो ये 5 ओवर 4 के बराबर आता है, जो कि 1 के बराबर नहीं है। अगर ये 1 के बराबर होता तो मैं ये कहता 45 और 60 ये डायरेक्शन एंगल्स हैं।
जबकि ये नहीं है तो लिहाजा ये डायरेक्शन एंगल्स भी नहीं है। इसका सेकंड पार्ट भी आप एज इट इज करेंगे। मैं थर्ड पार्ट की तरफ आता हूँ। तो थर्ड पार्ट में इस सारे का आंसर इक्वल टू 1 के आ जाता है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि अल्फा बीटा और गामा तीनों डायरेक्शन एंगल्स हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।